हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम क्लास 11 और क्लास 10 का ऑलरेडी हम पूरे पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट करा चुके हैं। इसी तरह उसके बाद हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस जो है वो चैप्टर वाइज सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसके ऑलरेडी हम 4 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं, जिन 4 लेक्चर में हमने 4 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने इलेक्शन के बारे में जाना और उसके साथ में हमने प्रतिनिधि कौन होते हैं, प्रतिनिधि को किस तरीके से चुना जाता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। उसके बाद जो मैंने 4th चैप्टर आपको कराया है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, वो है हमारा कार्यपालिका। हमने कार्यपालिका के बारे में जाना था कि कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं, राजनीतिक सदस्य कौन है और स्थायी सदस्य, ये सारे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लेकर आए 5th चैप्टर, जिसका नाम है विधायिका। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, विधायिका क्या होती है, विधायिका किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले बता देते हैं कि विधायिका जो होते हैं उसके अंदर 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि विधायिका मतलब अगर देखा जाए वहां से क्या है, विधि का मतलब क्या, कोई विधि का से कानून, तो कानून बनाने की विधि को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे विधायिका बोल रहे हैं। और हमारे जो कानून को इम्प्लीमेंट जो लागू कर रहा है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और जो कानून बनने के बाद में अगर कोई उसको कानून का उल्लंघन करता है, उसको न्याय या उस पर जुर्माना डालने का काम जो कौन करती है, वो हमारे न्यायपालिका जो आते हैं, जुडिशरी। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीजें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से आर्टिकल के अनुसार इस सदन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। जो हमारा जिसका हम बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 76 है, जो हमारा अनुच्छेद कितना 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ क्या राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। तो मैंने अब क्या बताया था आपको कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से वो दोनों सदन कैसे काम करते हैं वो सब जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा आर्टिकल 76 है, ये बताता है कि अनुच्छेद हमारा जो 76 है उसमें 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं, पहले पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से हमारा वर्क करती है और पार्लियामेंट क्या है। तो देखते हैं, पहले ये हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है जो इंडिया के पार्लियामेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, जिसमें क्या हमारे जो 1950 से पहले उस टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं इसको लोकसभा और राज्यसभा बोला गया। और लेकिन पहले अगर ये नाम नहीं था तो क्या नाम था, तो वो जान लेते हैं। उस टाइम पे इसको हम बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा को, और लोकसभा को हम बोलते थे हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों द्वारा जो उसमें लोगों का काम करते हैं उसको हाउस ऑफ पीपल। तो ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ यानी कि राज्यसभा क्या होता है। तो इसमें नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, यानी कि 250 मेंबर से ज्यादा इसके अंदर नहीं होंगे। और इसमें क्या है, 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो किनके प्रेसिडेंट द्वारा उनको नॉमिनेटेड किया जाता है। वो 12 मेंबर इसके अंदर आते हैं। और ये कौन होते हैं कि एक तरह से वो होते हैं हमारे जो देश के सीनियर ऑफिसर या कोई हम अपने उससे बहुत ज्यादा अनुभव लेकर बैठे हुए हैं अपने फील्ड का, उनको इसमें शामिल किया जाता है। किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। तो देखते हैं कि इसमें जो टोटल संख्या बताई गई है, मोर देन यानी कि नॉट मोर देन 238 से ज्यादा नहीं होगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी एंड स्टेट, यानी कि हमारे राज्य और केंद्रीय शासित, तो इन जगह से हमारे जो आते हैं इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि लोकसभा के बारे में, तो इसमें नॉट मोर देन
45 यानी कि 545 से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें नॉट मोर देन 350 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें नॉट मोर देन 13 फ्रॉम यूटी, यूटी से के 30 कितने 13 से ज्यादा नहीं होंगे। ये हमारा इसका पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर था और इसको आप देख सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के 2 सदन है और किसमें कितने मेंबर और किनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उनको नॉमिनेट कौन करता है, ये सब हमारे इस चैप्टर के अंदर बताया गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया। तो आइए आगे चलते हैं, उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, विधायिका। अब विधायिका के बारे में जान लेते हैं। वो क्या, एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना और क्या जाना कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्या क्या रोल रहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम विधायिका का रोल क्या है। तो संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यानी कि संघ की जो विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। यह राष्ट्रपति और 2 सदन जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा से बनती है। आप समझ रहे हैं कि राज्य के परिषद जो होते हैं उसे राज्यसभा और जनता के सदन जो होता है उसे लोकसभा से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। इसी तरह देखेंगे विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। क्या आपको पता ही है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम ही लोग ही वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाते हैं। इसलिए ये जनता के प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, महिमाओं, सर्व सम्मानित, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो बहस होती है, प्रदर्शन होता है, ये सब क्या है, ये इसकी क्या बनाए रखती है, अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। अब बताते हैं, आगे देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। यानी कि जो एक लोकतांत्रिक देश है उसके अंदर विधायिका का बहुत अहम रोल होता है। क्यों होता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और जो कि ब्रिटेन प्रणाली पर आधारित है। ये जो हमारी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो किस पर आधारित है, जो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि विधायिका को दो प्रकार है जो कि हम देख रहे हैं, केंद्र में सांसद और राज्य में राज्य विधानमंडल। यानी कि केंद्र के अंदर जो होता है उसे हम संसद बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, और जो राज्य में होता है उसे विधानमंडल बोलते हैं। जो कि हमारा ये आपको राज्य में जाएंगे जो बड़े स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय संसद में के 2 भाग हैं। अब देखते हैं हमारे जो भारत की संसद है उसके भी 2 भाग हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। अब जान लेते हैं कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा भारतीय संसद के स्थायी सदन है, यानी कि यह अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का और इसके 542 सदस्य चुने जाते हैं। 500। राज्यसभा भारतीय संसद के अन्य सदन जो स्थायी होते हैं राज्यसभा कहते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि जो हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का। बट हम आगे और देखेंगे कि इनका कार्यकाल 6 साल का किस तरीके से है और ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसमें जो बताया गया है इसको लोकसभा को लोअर हाउस बताया गया है और राज्यसभा को अपर हाउस बताया गया। अब देखें, इसमें ज्यादा मेंबर होने के बाद भी इसको लोअर हाउस, और जो जनता द्वारा चुने जा रहे हैं इसलिए फिर भी इसमें लोअर हाउस बोला गया। बट ये नहीं है, क्योंकि इसको राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए बोला गया, इसमें जो इससे ज्यादा प्रभावी अनुभव वाले लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट, उनको क्या करा जाता है, उनको डायरेक्ट लिया जाता है, तो नॉमिनेट किया जाता है, वो इसके हमारे राज्यसभा के अंदर आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संसद में 2 सदनों की आवश्यकता है। तो विविधताओं से पूर्ण देश प्रिय द्वितीय सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित
प्रतिनिधित्व दिया जा सके, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधि दिया जा सके। इसी के आगे देखेंगे, इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है। और आगे देखेंगे कि प्रत्येक विधायक और नीति पर 2 बार विचार होता है। एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता, यानी कि जब यहाँ पे 2 सदन होंगे तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो यहाँ पे जल्दीबाजी में नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि ये 2 सदन में विचार होता है। अब आगे देखते हैं संसद के प्रमुख कार्य। इसके प्रमुख कार्य क्या है? तो सबसे पहले प्रमुख कार्य तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कानून बनाना। यह हम इसका क्या है? विधायिका का, सांसद का काम होता है। कार्यपालिका पे नियंत्रण। दूसरा है वित्तीय कार्य, जिसमें बजट पारित करना है। इसमें क्या है? संविधान संशोधन, यानी कि हमारे संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो भी कौन? हमारी विधायिका करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, उसके अंदर भी बहस का मंच होता है। और यह हमारे किस है? जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो मान ली ऑलमोस्ट 10 लाख पे एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम सांसद बोलते हैं। वो हमारे बात को लेकर वहां पार्लियामेंट के अंदर बहस करता है। अगर उनको ये लगता है या हमारे जनता के खिलाफ या हमारी जनता के प्रति ज्यादा ठीक नहीं है। विदेश नीति पर नियंत्रण और विचारशील कार्य, ये सारे किसका काम है? संसद के प्रमुख कार्य है। इससे अलग और देखते हैं कि आगे संसद का काम क्या है। तो द्विसदन विधायिका वाले प्रधान, इसमें कौन कौन से आते हैं? यानी कि जो 2 सदन वाले जो है वो कौन कौन से स्टेट है? पहले बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये स्टेट बताए गए हैं। उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर क्या होता है? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। इसके अधिकतम कितनी, जो मैंने स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाया था, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्य के अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था। उसके इनका निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि हर 2 साल बाद में इसका 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य सहित विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। यानी कि जो हमारे ये नॉमिनेट किया जा रहे हैं 12 मेंबर, इनको किन किन फील्ड से, यानी कि जिस फील्ड का अच्छे एक्सपीरियंस वाले हो, जो अच्छे अनुभव वाले, तो वहां से लिया जाता है, जिसमें आ जाता है विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, इन सभी फील्ड से इनको लिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं, यानी कि राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बनने वाले मेंबर है उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो वह भारत का नागरिक हो, सबसे फर्स्ट होना क्या है, वो इंडियन सिटीजन हो हमारा। दूसरा क्या है, 30 वर्ष की आयु हो और उसकी एज जो मिनिमम होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। उसका इनका निर्वाचन एकल समानुपाती अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसी बात आगे देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां। अब इसकी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो सामान्य विधायकों पर विचार कर पारित करती है और धन विधायकों के में संशोधन प्रस्तावित करती है। और आगे देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं में पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और साथ में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जजेस होते हैं उनको हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और अगर हमारे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा उससे केवल और केवल कहां पर, कि राज्यसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। यह सांसद को राज्य सूची
के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और क्या है, ये राज्यों की हितों शक्तियों की रक्षा करती है। ये क्या है, राज्यसभा की शक्तियां। ये सारी की सारी शक्ति हम किसकी देखी थी, ये राज्यसभा की। जब हमारा कोई प्रश्न आ जाए और सिंपल से प्रश्न कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताइए, तो हम सारे के सारे ये पॉइंट अगर लिखते हैं तो इसमें हमें पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आगे देखते हैं कि वित्तीय शक्ति क्या है। अब वित्तीय शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। यानी कि जो हमारे फाइनेंस के पर, हमारे जो वित्त के पर जो बात होती है उसमें 14 दिन तक बात हो सकती है। उसके संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, यानी कि जो वित्त की और इसकी जो हमारे जो बजट सत्र रहता है उसमें 14 दिन तक विचार किया जा सकता है। और संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी इसी के पास है। फिर सार्वजनिक शक्तियां, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा से पूछे जा सकते हैं। और अन्य शक्तियां क्या है, तो अन्य शक्तियां चुनाव, सहयोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। तो ये वित्तीय शक्तियां थी। और आगे देखते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। ये अभी हम जान रहे थे इसके राज्यसभा के बारे में और उसकी जो शक्तियां बांटी हुई है, यानी कि वित्तीय शक्तियां, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम जो है 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य एंग्लो इंडिया को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित, परंतु उसे समय के पहले भी भंग किया जा सकता है। समय के पहले भंग करने का मतलब जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर किसी भी पार्टी को जिसमें अगर वो उसको सपोर्ट नहीं दिया गया, उनके सांसद किसी वजह से वो अपने जो प्रधान लीडर है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, अगर उसके पक्ष में वो नहीं रहते, वो अगर हट जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, उससे पहले वो पूरी जो सत्ता है वो भंग हो जाएगी। इसी तरह अगर देखेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक रूप में से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। अब आगे देख लेते हैं लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता है, वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता थी। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी क्या बताया गया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज 25 होनी चाहिए, उसकी 30 एज बताई थी। साथ में क्या, पागल हो, दिवालिया ना हो, यानी कि उसको इस तरीके की कोई कंडीशन ना हो जो मेंटली फिट ना हो। और साथ में क्या बताया, किसी लाभ प्रसाद सरकारी पद पर ना हो। और ऐसा नहीं हो कि ऑलरेडी वो किसी सरकारी, यानी कि किसी सरकारी पोस्ट पर है, अगर वो किसी सरकारी पोस्ट पर होगा तो वहां से उसको पहले रिजाइन देना होगा। ये योग्यताएं अगर उसके पास है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब आगे देखते हैं लोकसभा की विशेष शक्तियां। अब इसकी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधायकों और सामान्य विधायकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कर यानी कि टैक्स प्रस्तावों, बजट, वार्षिक वित्तीय वाक्यों को स्वीकृति देती है। पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और क्या है, अविश्वास प्रवास के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। यानी कि वो प्रश्न पूछ और प्रश्न पूछी गए क्या प्रस्ताव लाकर उस पर काम करती है। लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उसकी प्रतिवेदन पर विचार करती है। धन विधायिका केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव किए जा सकते हैं। लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां, राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। यानी कि इसके अंदर
जनता ने विधायक चुनते हैं। और साथ में क्या आता है, संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। यही कारण है कि संविधान ने निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के पास ही सरकार को हटाने और वित्त नियंत्रण रखने की शक्ति दी है। तो ये हमारा इस चैप्टर के अंदर यानी कि इसकी जो शक्तियां बताई गई है, लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं जो इसके अंदर हम देख रहे हैं। और जिसको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या कानून बनाने की प्रक्रिया। अब हम कानून किस तरीके से बनाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विधेयक क्या होता है। तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को इसे विधेयक कहते हैं। विधेयक क्या होता है, विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप। अनुच्छेद कौन से 107 से 12 तक कानून का निर्माण, ये हमारे आर्टिकल 107 से 12 तक आता है। अब आगे देखते हैं विधेयक के प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विधेयक के 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। विधेयक मतलब बिल की बात चल रही है, तो कौन कौन से बिल। पहला आता है सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, इसको हम सरकारी बिल बोलते हैं। तो धन विधेयक, इसमें हमारे बजट की बात आ गई। धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधनों का विधेयक, यानी कि धन बिल, साधारण बिल और संविधान संशोधन बिल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर गैर सरकारी विधेयक यानी कि गैर सरकारी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है जिसे साधारण विधेयक कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यह हमने इसके बिल के बारे में जाना, जिसको हम बिल बोलते हैं। बिल क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है जिसको जो बात हमको बोलनी होती है उसके अंदर लेकर जाया जाता है। और ये हमारे सारे बिल के बारे में बात की, सरकारी बिल, विधेयक मतलब बिल। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे और क्या बताया गया। तो देखते हैं सबसे पहले सरकारी विधेयक, यानी कि सरकारी विधेयक के बारे में जानेंगे। वो विधेयक जिसे सरकार का कोई मंत्री संसद में प्रस्तुत करवाता है, सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे विधेयक मत समझना, यह विधेयक मतलब बिल की बात कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण में मतलब धन या वित्तीय विधेयक को छोड़कर, किस किस को छोड़कर, धन या वित्तीय विधेयक को छोड़कर सभी सरकारी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। जैसे जनता से जुड़ी मामलों के लिए कोई नया कानून बनाना या संविधान में कोई संशोधन करना, ये सब साधारण विधेयक होते हैं। दूसरा क्या है, साधारण विधेयक के 2 प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, सामान्य विधेयक, और दूसरा होता है संवैधानिक संशोधन विधेयक, यानी कि सामान्य में कोई नया बिल लाए और उसको पास करना। और दूसरा क्या, हमारे ही संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट करना या उसमें कोई संशोधन लाना, ये इसके अंदर होता है। धन या वित्तीय विधेयक क्या होता है, तो वो विधेयक जो किसी नए कर यानी कि किसी नए टैक्स, छूट या अन्य वित्तीय लेन देन के संबंधित हो या किसी कार्य के लिए धन मुहैया कराना हो, ऐसे विधेयक को वित्तीय विधेयक कहते हैं। अब गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे कौन मंत्रियों से अलग अन्य सदस्य जो पेश करते हैं, तो इसमें वो विधेयक जिसे मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य संसद में प्रस्तुत करे तो उसे निजी विधेयक कहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, यानी कि हमने इसमें जाना विधेयक यानी बिल के बारे में जाना। सिंपल यानी कि जनरल बिल क्या होता है, उसके भी 2 टाइप दिए हैं। कौन से, एक अमेंडमेंट वाला दिया है, दूसरा क्या कोई नया बनाना है उसके बारे में बताया गया। अब आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया में सबसे पहले देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन होता है, दूसरा होता है द्वितीय वाचन जिसमें समिति स्तर होती है, फिर होता है समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना होता है, तृतीय वाचक होता है, फिर होते हैं दूसरे सदन में प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति। ये सारे किसके अंदर होते हैं, यह हमारे इसकी प्रक्रिया है। और आगे देखते हैं किस तरीके से और वर्क करते हैं। तो पहला है संसदीय नियंत्रण के साधन। अब संसदीय नियंत्रण के साधन के बारे में जानेंगे। बहस और चर्चा, यानी कि कोई बिल लाया गया, कोई उसके अंदर किस तरीके से बहस होगी, किस तरीके से चर्चा होंगे, उसके बारे में जानेंगे। प्रश्नकाल, ये इसके टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्नकाल में आता है
पहले क्वेश्चन आवर होता है हमारा, जिसमें सारे क्वेश्चन आवर, फिर शून्यकाल होता है, फिर स्थानांतरण प्रस्ताव होता है, यह हमारे इसके अंदर होता है। फिर कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, यानी कि कोई अगर कानून बनाया जाए उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना, इसके अंदर। फिर वित्तीय नियंत्रण रहता है, फिर अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सारे हमारे किसके अंदर है, संसदीय नियंत्रण के साधन है, जो इसके स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अब संसदीय समितियां क्या है, संसदीय समितियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विभिन्न विधायी या दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। ये क्या हमारे संसदीय समितियां है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर संसदीय नियंत्रण से के साधन के बारे में जाना, संसदीय समितियां, यह हम इसके इस स्लाइड के अंदर जान चुके हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा है वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समिति क्या है, तो सबसे पहले आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या है, तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं, इसको क्या बोलेंगे, लोक लेखा समिति। और फिर प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होता है, खर्चे में विफायत किस तरह की जा सकती है। फिर लोक उपक्रिय। लोक उपक्रिय क्या होता है, तो सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। अब वह विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति क्या है, तो नियमन समिति, विशेष अधिकार समिति, कार्य मंत्रण समिति और आश्वासन समिति, ये सब किसके अंदर आता है, विभागीय स्थायी समिति के अंदर आता है। आइए इनको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या है, तदर्थ समितियां क्या है, तो इसके अंदर विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। जो कौन है, विफोर्स समझौते से संबंधित संयुक्त समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही मंजूर करती है। आगे देखते हैं संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रण करती है, तो सांसद का सार्थक व अनुशासित होना, यानी कि सांसद का सार्थक व अनुशासित होना। सदन का अध्यक्ष विधायक की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके आगे देखते हैं दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वें संशोधन द्वारा किया गया। दल बदल कानून क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें जो कुछ होते हैं विधायक यानी कुछ सांसद होते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ टर्म कंडीशन रखने के लिए ये कानून पास किया गया। और ये कौन से संशोधन द्वारा, यह 1985 में 52वें संशोधन द्वारा। 51 में संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल से नेतृत्व में के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थिति न हो या दल को निवेश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा के दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्य के अयोग्य ठहरा सकता है। ये इसका अंदर है। अब आगे देखते हैं भारतीय संघालिक सरकार में कितने आज के टाइम पे 28 कितने राज्य हैं और 8 केंद्रीय कितने हैं शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संसदीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये हम इसके अंदर देखेंगे। भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित इकाइयों को मिलाकर बाद में संसदीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को इसका राजधानी का दर्जा दिया गया। ये पॉइंट दोबारा यूज हो गया। बाद में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। और क्या है, निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। ये हमारे इसके अंदर था। अब है द्विसदनीय राज्य। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश 7 राज्य। बाकी सभी राज्य एक सदनीय है। ये सब क्या है, डबल सदनीय है। बाकी जो है एक सदनीय राज्य है।
अब है विधानसभा की शक्तियां, इसकी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। क्या शक्तियां? तो विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, चुनाव संबंधित कार्य, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, ये सारी की सारी इसकी शक्तियां हैं। और आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर विधान परिषद की शक्तियां, विधान परिषद की शक्तियां क्या होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, और दोनों सदन राज्य विधायपालिका हुआ आवश्यक अंग होते हैं, होते हुए भी संविधान के विधानसभा को बहुशक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। दल बदल, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थिति न हो तो दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा अनुच्छेद के दल की सदस्यता दे दो तो उसे दल बदल कहते हैं। तो दल बदल के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। और आगे देखते हैं दल बदल निरोधक कानून। इसका कानून जो आया वो किस तरीके से आया, वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान के 52वें संशोधन द्वारा सन 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे दल बदल की निरोधक कानून कहते हैं। यदि ये सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उधर ऐसे दल बदलों को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब ये हमारे दल बदल का निरोधक कानून था और दल बदल कौन होते हैं उसके बारे में जाना था। अब आगे देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले विधायिका क्या होती है, इसमें कौन होते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, राज्यपाल हमारे इसके अंदर 2 सदन होते हैं उनके बारे में जाना, राज्य के जो दो सदन वाले यानी कि 2 उसके अंदर जो हाउस लगते हैं उनके बारे में जाना, कौन कौन से वो हमारे राज्य हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजें डिटेल से देखी और इसके अंदर हमने ये जाना कि दल बदल किस तरीके से किसको कहा जाता है और दल बदल कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली है और ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।